वेलकम टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने इससे पहले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक मॉडल में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जनरली अगर मैं रैंडम पहले ऐसे बात करूं कि एटम्स क्या होता है, तो एटम्स स्मॉल, पहले तो डाल्टन ये कहता था कि एटम इज स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल्स, परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते और ज्यादा में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, वहां से पता चला कि परमाणु अविभाज्य मतलब परमाणु से छोटा भी कोई पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, इसका मतलब परमाणु सूक्ष्म कण नहीं है। तो एटम्स किन से मिलकर बना होता है, परमाणु किन से मिलकर बना होता है? परमाणु दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक होता है स्थायी कण, एक होता है अस्थायी कण। स्टेबल पार्टिकल्स बोल सकते हो, अनस्टेबल पार्टिकल्स बोल सकते हो। स्थायी कण और अस्थायी कण, स्टेबल पार्टिकल्स और अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स तो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी एटम्स में 100% होंगे ही होंगे, मैंडेटरी है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, स्थायी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए इसको स्टेबल पार्टिकल्स बोलते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो क्षणिक होते हैं, कुछ टाइम के लिए जनरेट होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर जनरेट होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, क्षणिक होते हैं ना, कुछ फ्यू मिलीसेकंड या माइक्रो या नैनो सेकंड के लिए उत्पन्न होते हैं। एग्जांपल में बात करूं तो मेसॉन हो जाता है, मेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल पार्टिकल्स। तो परमाणु दो प्रकार से कणों से मिलकर बना होता है, एक स्थायी कण, दूसरा अस्थायी कण। ठीक है, अभी हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? तो 1987, ठीक है, तीन साइंटिस्ट थे, एक थॉमसन, जॉन हिलरी और क्रुक्स, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कठोर कांच के विसर्जन नहीं लिए, इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले हमको कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़नी होगी कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो ये तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसमें क्रुक्स का बहुत ज्यादा रोल था, मेजरली रोल क्रुक्स का था। ठीक है, इन्होंने एक कठोर कांच की विसर्जन नहीं ली, एक सॉलिड ग्लास का या हार्ड ग्लास का डिस्चार्ज लैंप लिया। डिस्चार्ज लैंप जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हम करा सकते हैं, कांच का जिसमें सा ट्यूब होता है। ठीक है, उसमें उन्होंने एयर वैक्यूम पंप लगाया, मतलब वायु शोषक पंप लगाया, और वायु शोषक पंप लगा के इसके अंदर के सारे वायु को बाहर कर दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये इसको निर्वात बनाना चाहते थे कि इसमें कोई भी एयर या कोई भी एटम्स के पार्टिकल्स ना रहने। ठीक है, अब आते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, इसके दोनों सिरों पे, एक सिरे पे एनोड लगा दिया, एक सिरे पे कैथोड लगा दिया। ठीक है, और इसका कनेक्शन उन्होंने बाहरी परिपथ से कर दिया, कैथोड और एनोड लगा के। कैथोड पे हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होता है, मींस कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तुम्हारा कैथोड है और ये एनोड है, ये एनोड है, कैथोड और एनोड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते ठंडा तार एक गर्म तार, तो वही है, एक कैथोड, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने ये किया, एक वायु शोषक पंप लगाया, सारा वायु बाहर, और एक एनोड और कैथोड लगा के इसके बीच लगभग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, और कितने का? जो लगभग 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सके। उन्होंने क्या देखा? फिर उन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें, अनविजिबल पार्टिकल्स कैथोड से उत्पन्न होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं। कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से जनरेट होती हैं, उत्पन्न होती है और एनोड की तरफ जाती गमन करती हैं। ये किरणें क्योंकि कैथोड से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इन किरणों का नाम इन्होंने क्या दिया? कैथोड रे। इन किरणों को क्या नाम दे दिया उन्होंने? कैथोड रे, कैथोड किरणें।
कैथोड किरणें। जब ये किरणें अदृश्य थी तो ये दिखाई कैसे पड़ी, तो इन्होंने यहाँ पे ZnS जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया, पर्दा इन द सेंस इसके ऊपर में जिंक सल्फेट से पेंट कर दिया। तो जब भी ये कैथोड रे जिंक सल्फाइड से टकरा रही है तो यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी, फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, चमक उत्पन्न कर रही थी, जिससे पता चला कि कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न हो रही हैं जो कि एनोड की तरफ गमन कर रही हैं। इन किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड नाम दिया। ठीक है, अब आगे तो कैथोड रेज की इस तरह से डिस्कवरी हो गई। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज है, कैथोड किरणों के गुण। सबसे पहला गुण में आएगा तुम्हारा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कोई भी चीज बोला जाएगा तो वो ऐसे ही तो नहीं बोल देगा, पहले प्रैक्टिकल कुछ प्रूफ करके करेंगे। फिर उन्होंने वही किया, कठोर कांच की विसर्जन नली ली, वायु को पंप लगाया, सारा वायु बाहर, एक एनोड एक कैथोड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको बाहरी परिपथ से जोड़ दिया, अब इन्होंने क्या रखा, इसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया, तो देखा कि इसका जो शैडो है वो यहाँ पे बन रहा है, शैडो बन रहा है। इसका मतलब है जनरली जब हम मूवी देखने कहीं जाते हैं प्रोजेक्टर के सामने तो क्या होता है, जब हम प्रोजेक्टर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज पीछे की तरफ, इमेज नहीं, हमारा जो शैडो होता है, छाया होता है, वो पीछे की तरफ बनता है। रीजन क्या है कि लाइट सीधी रेखा में मूव करती है, सीधी लाइन में मूव करती है। अगर लाइट सीधी लाइन में मूव नहीं करती तो लाइट हमें ऐसे क्रॉस करके दोबारा बोर्ड पे जाती है कि नहीं, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर ये कैथोड रेज सीधी लाइन में मूव करती तो यहाँ से निकल कर फिर यहाँ जैसे जाती, सीधी लाइन में मूव नहीं करती, तो मींस कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज है इसका, सेकंड प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज मेड अप ऑफ मास कंटेनिंग पार्टिकल्स। ठीक है, इसी पार्टिकल्स को थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने, जिसको थॉमसन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी पार्टिकल्स को थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। कैसे पता चला, इन्होंने फिर से वही लिया, एक कठोर कांच की विसर्जन नली ली, हार्ड ग्लास का डिस्चार्ज लैंप लिया, सारा एयर को बाहर निकाल दिया एयर वैक्यूम पंप से, और उन्होंने वही पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा के आउटर सर्किट से इन्होंने कनेक्शन कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या रखा, घर्षण रहित छेपड़ी पहिया रखा, फ्रिक्शनलेस रोटेटिंग व्हील रखा, घर्षण रहित छेपड़ी पहिया रखा। तो जब इन्होंने 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, यहाँ पे 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, तो देखा कि ये घर्षण रहित छेपड़ी पहिया, फ्रिक्शनलेस रोटेटिंग व्हील जो है ये रोटेट करने, घूमने लगा। और किसी भी चीज को घुमा कौन सकता है, जो कि इसमें वजन हो, मास हो, है ना, बिना मास के मूवमेंट नहीं होती है द्रव्यमान के। ठीक है, जिससे पता चला कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल मास कंटेनिंग पार्टिकल्स। थॉमसन ने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन बोला। समझ में आ गया। थर्ड हमारा है कैथोड रेज कंटेन नेगेटिव चार्ज मींस कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, या फिर कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कैथोड रेज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो अपने पास से डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकल, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक वही फिर से एक कठोर कांच की विसर्जन नली ली, वायु को पंप लगाया, सारा वायु बाहर, एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। अभी इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगाया, और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगाया, और 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब इन्होंने अप्लाई किया तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई है। कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव रीजन को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट की बात करते हैं तो जब हम n और n को पास में लाते हैं तो वो दूर जाता है, या s को पास में लाते हैं तो वो दूर जाता है। सेम इसी तरह से चार्जेस में होते हैं,
कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्जेस में तुम्हारा रिपल्सिव फोर्स शो होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल शो होता है, और अलग अलग जो चार्ज होता है उसमें आकर्षण बल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। कैथोड किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, सीधा जाना चाहिए लेकिन क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जा रहा है, ठीक है। अगला है कैथोड रेज अफेक्ट द, चौथा है कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट, कैथोड रेज affect the photographic plate, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर देती हैं, काला कर देती हैं। जैसे कैथोड रेज पे फोटोग्राफिक प्लेट पे कैथोड रेज डालते हैं, तो जहां जहां कैथोड रेज जाता है वहां काला हो जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट जनरली क्या हुआ कि एक्सरे कराने जाते हो तो जो प्लेट है वो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, ठीक है, तो उसको काला कर देते हैं, एक्सरे काला कर देती है। फिर आगे आते हैं हम, अगला हमारा है कि कैथोड रेज, पांचवा है कि कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली वस्तु, हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग मेटल जो होता है, अगर उससे टकराएगी तो एक्सरे जनरेट करेगी। जैसे बल्ब के अंदर में टंगस्टन का होता है, टंगस्टन की वायर लगी होती है, अगर उस टंगस्टन मेटल से टकराएगा, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस से जब कैथोड रेज टकराएगी तो क्या जनरेट करेगी, एक्सरे जनरेट करती है। समझ में आया? तो अगली प्रॉपर्टीज क्या है, कैथोड रेज जनरेट एक्सरे आफ्टर कोलैप्स विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग मेटल सच एज टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा है कि कैथोड रेज कैथोड किरणों की वेधन क्षमता इतनी होती है कि वो पतले से अगर कोई मेटल का हमारा शीट मेटल का लेयर है उसको तो आर पार कर जाती है, लेकिन मोटे मेटल के शीट को आर पार नहीं कर पाती है। तो ये था कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। अभी हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने दे लिया था, अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ठीक है। एनोड रेज के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज या फिर हम तुम बोल सकते हो प्रोटॉन भी बोलोगे, प्रोटॉन्स का भी कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना, लगभग सेम है। पहले क्या तो एनोड रेज की बात करते हैं, ठीक है। एनोड रेज को हम धन किरणें भी कहते हैं, धन किरणें, पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज, धन किरणें भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से जनरेट होगी, ठीक है। अब आते हैं साइंटिस्ट कौन थे, तो गोल्डस्टीन थे। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिर वही प्रैक्टिकल को रिपीट किया, कुछ चेंजमेंट्स किया सिर्फ इन्होंने फिर से क्या किया, कठोर कांच की विसर्जन न ले लिया, वायु दूसर पंप लगा के सारा वायु बाहर कर दिया। अभी जो इन्होंने कैथोड यूज किया वो पोरस कैथोड यूज किया, छिद्र युक्त कैथोड यूज किया। उस कैथोड में जगह जगह क्या था, छेद था, उस कैथोड में जगह जगह छेद था। गोल्डस्टीन ने क्या लिया, एक कठोर कांच की विसर्जन नली ली, डिस्चार्ज लैंप लिया हार्ड ग्लास का, ठीक है, उसमें एयर वैक्यूम पंप लगा के सारे एयर को बाहर निकाल दिया गया, और इस पर इन्होंने पोरस कैथोड का यूज किया, और एनोड जैसे नॉर्मल प्लेन एनोड होता है वैसा एनोड यूज किया, और इसका कनेक्शन उन्होंने एक्सटर्नल सोर्स से कर दिया। और इसके बीच में जब उन्होंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, लगभग 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, तो उन्होंने क्या देखा, कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। वो क्या ऑब्जर्वेशन थे कि कुछ रेज कैथोड से जनरेट होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, कुछ रेज कैथोड से उत्पन्न होती है और एनोड की तरफ जाती हैं, जिसकी डिस्कवरी पहले ही कर चुके हैं, जिसको हम बोल रहे थे कैथोड रे, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक चीज और देखा, उन्होंने एक चीज देखा कि कुछ किरणें कहां से, एनोड से उत्पन्न हुई हैं और इसके क्षेत्र से पीछे टकरा रही हैं, एनोड से जनरेट हुई हैं और कैथोड के छिद्र को पार करते हुए पीछे यहाँ पे समूह उत्पन्न कर रही है। तो इसकी डिस्कवरी तो नहीं हुई थी, जो आगे की तरफ मूव कर रही थी उसे तो कैथोड रेज बोल दिया, और जो एनोड से उत्पन्न हुई थी वे किरणें जिनकी उत्पत्ति एनोड से हुई थी, इसको क्या बोल दिया उन्होंने, एनोड रेज बोल दिया, एनोड किरणें बोल दिया, ठीक है। क्या किया, सेम वही प्रैक्टिकल रिपीट किया, खाली इस बार उन्होंने कौन सा पोरस कैथोड यूज किया, कैथोड में जगह जगह छिद्र था। जब 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने अप्लाइड किया, तो देखा कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गति करती हैं, जिसको कैथोड किरणें बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी पहले कर दी थी, और कुछ एनोड से, ये क्या हमारा एनोड है और ये हमारा
कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो कुछ एनोड से कैथोड की तरफ जाती है, ठीक है, पीछे की प्लेट पे यहाँ पे चमक उत्पन्न करती है। तो इन किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया? एनोड रेज नाम दिया, एनोड किरणें नाम दिया। प्रॉपर्टीज सेम लगभग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसकी हैं, वही सारे प्रैक्टिकल्स रिपीट हुए और लगभग परिणाम एक जैसे निकल गया है। सबसे पहला वही प्रॉपर्टीज है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे पता चला होगा? वही वाला प्रैक्टिकल रिपीट किया होगा, बीच में क्या होगा? एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया होगा। दूसरा है कि कैथोड एनोड किरणों पर, अच्छा इससे पहले कैथोड किरणों पर क्या था? चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन एनोड किरणों को पॉजिटिव रेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला? कि जब इन्होंने प्लस और माइनस प्लेट लगाया तो ये सारी माइनस की तरफ मुड़ गई है। माइनस की तरफ कौन रेज मुड़ेगी? जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा। तो पहला क्या है हमारा? पहला ये है कि मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा वाला है हमारा कि कैथोड किरणें पे कैसा चार्ज होता है? कैथोड किरणों पे धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड किरणों पर धनावेश होता है। तीसरा है कि कैथोड रेज मास कंटेनिंग पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फिर तो उन्होंने फ्रिक्शनलेस रोटेटिंग व्हील रखा, गर्दन रहित छेपनी पहिया रखा, तो देखा वो पहिया घूमने लगा। इसका मतलब कैथोड रेज व्हील से किससे बनी होती है? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मास कंटेनिंग पार्टिकल्स, मास कंटेनिंग पार्टिकल्स। कैथोड किरणें द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं, मास कंटेनिंग पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और इसको रदरफोर्ड ने, इसी पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने, जिससे ये बना होता है ना क्या, एनोड रेज, सॉरी कैथोड रेज बोल रहा हूं, यहाँ एनोड रेज होगा, एनोड रेज मेड अप ऑफ मास कंटेनिंग पार्टिकल्स, ठीक है। एनोड रेज जैसे द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। और रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने इसी को क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। इसी पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। चौथा है कि अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, मींस एनोड रेज भी क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, एनोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ठीक है। उसके बाद इट आयोनाइज, कैथोड रेज भी क्या करती हैं? गैसों को आयनित, जब हम कैथोड रेज को गैस से गुजारते हैं तो ये गैसों को आयनित कर देती हैं। जब इसमें गैस भरा गया, अभी तो ये वैक्यूम था, लेकिन जब इसमें गैस भरा गया तो इसने क्या कर दिया? गैसों को आयोनाइज कर दिया, ठीक है। तो इट आयोनाइज द गैस। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड रेज मास कंटेनिंग पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ठीक है। कंटेन इट आयोनाइज द गैस, अगर गैस इस नली के अंदर में डाला जाए तो ये क्या करती है? आयोनाइज कर देती है। उसके बाद इसकी पेनिट्रेशन पावर एनोड किरणों से, सॉरी कैथोड किरणों से क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर इज लेस देन कैथोड रेज, मतलब भेदन, पेनिट्रेशन पावर तो भेदने की क्षमता है ना, पेनिट्रेट करने की क्षमता, तो कैथोड किरणों से कम होती है, कैथोड रेज, ठीक है। तो ये था हमारा कैथोड रेज के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी? पहले न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देख लेते, फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज देख लेते, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेरिलियम मेटल लिया 4Be9, इन्होंने बेरिलियम धातु लिया, मेटल लिया, और बेरिलियम मेटल पे अल्फा कण का बम्बार्डमेंट किया, अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल्स को हम 2He4 से डिनोट करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस हो जाता है जनरली अल्फा पार्टिकल्स,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम मेटल लिया जिसको अल्फा को पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट किया, ठीक है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों की बम्बार्टमेंट की, अल्फा कणों को बौछार किया। तो इन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि एक कार्बन न्यूक्लियस बन रहा है, 6C12 न्यूक्लियस बन रहा है, एक कार्बन का परमाणु बन रहा है, नाभिक बन रहा है। इसके साथ में क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम बन रहा है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम बन रहा है, और इस एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स बन रहे हैं। इस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। इस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। क्यों न्यूट्रॉन नाम दिया, क्योंकि ये न्यूट्रल था, ठीक है। ये ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था। इसका मतलब ये कैसा था, न्यूट्रल था। क्या किया था, जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम धातु लिया था, बेरिलियम धातु पे अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा पार्टिकल्स जनरली होता क्या, तो हीलियम न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अल्फा कणों का बौछार किया था। उन्होंने देखा कि जब इसके बम्बार्टमेंट कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर एक कार्बन का नाभिक बना रहे हैं, साथ में एक विद्युत उदासीन कण बना रहे हैं, विद्युत उदासीन कण बना रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तीनों की मेजर प्रॉपर्टी आपको याद करनी होंगी कि क्या क्या है। इसका मेन प्रॉपर्टी की बात करूं कि सबसे पहले डिस्कवरर कौन, ठीक है, किसने खोज की थी। डी अगर देखेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला ईटा पर नाम, ई मतलब थॉमसन, ठीक है। सर जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी। ईटा मतलब थॉमसन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, ठीक है। और मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और ना मतलब न्यूट्रॉन, और चा मतलब चैडविक, जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब आते हैं मास की, द्रव्यमान की। कितना होता है मास बच्चों, तो इसका होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम बोलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ही, अगर मैं किलोग्राम में बोलूं -31 होता है, 31 किलोग्राम होता है, तो -28 हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो इसका होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है ये, -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.624 इंटू 10⁻⁻24, ये इसमें ग्राम में होता है। इसको अगर ग्राम में बोलेंगे तो 28 के अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। 28 होगा ग्राम में होगा, तो ये ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻3, तो -28 और -3 -31 हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, आवेश कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, और इस पे न्यूट्रल होता है, मींस इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब ये उदासीन है, ये उदासीन है, विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। कितना होता है चार्ज, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पे इतना ही चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है 0, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट कर सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर सकते हैं हम -1e0, -1e0 से डिनोट कर देते हैं, या -1 β0, बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन के बराबर सब कुछ होता है, ठीक है। प्रोटॉन को किससे डिनोट कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन आयन अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, प्रोटॉन होता है जनरली। प्रोटॉन, या फिर इसको या तो p से डिनोट कर दो प्रोटॉन से, या हाइड्रोजन 1h1 बोल दो, 1h1, तो भी ये प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन होगा, सॉरी। फिर आते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को हम 0n1 से डिनोट करते हैं, 0n1 से कर दो, या फिर सिंपल सा n से भी कर दो, इसको तुम e से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को डिनोट e से या फिर e माइनस से डिनोट कर सकते हो। ये सारे इलेक्ट्रॉन का डिनोटेशन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज याद रखना होगा, और मास कितना होता है, और तुम्हारा चार्ज कितना होता है, किससे डिनोट करते हैं, किसने डिस्कवरी की थी, ये मेजर टॉपिक है हमारा। तो हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, फिर एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी। तो ये था क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग का, कि हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज कैसे हुई थी। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं,
अभी तो डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटम्स के अंदर में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।